नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बजट 2026-27 का जो आया है और उसके अंदर जो मुख्य बातें हैं उसमें पहली बात तो यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जिस तरह का इन्वेस्टमेंट आया है वो आज से 15 साल पहले जो होता था पूरे साल का होता था, उतना तो एक साल में बढ़ रहा है। तो ये पिछले 11-12 साल में ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा देंगे तो उसके बाद में होगा क्या? आपको व्यापार करना है तो आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। अभी दुनिया में 30% मैन्युफैक्चरिंग चाइना के पास है और भारत के पास में करीब 3%, यानी कि चाइना और भारत का 10% का ये बैकग्राउंड है। ये बैकग्राउंड को इस धरातल को हमें समझना चाहिए कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं। और इसके साथ में ये भी आवश्यक है कि हमारी जो लिगेसी है, हमारी जो हिस्ट्री है, कि कैसे 1970 के मध्य में और उसके उपरांत यानी कि माओ की मृत्यु के उपरांत जिस तरह से चाइना अपने व्यापार को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, मतलब अपने उद्योगों को किस तरह से एक नई दिशा दे रहा था, जिसके अंदर वो विदेश से, वेस्टर्न नेशन से पूरी टेक्नोलॉजी मंगा रहा था और उसके बाद में फाइनेंस मंगा रहा था, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा था। और 2018 तक जाते जाते 78 से शुरू करके 40 साल में दुनिया की फैक्ट्री बन गया। और हमने क्या किया, यानी कि जब चाइना अपने इंडस्ट्री को एक नई दिशा, एक नई ग्रोथ, एक नई शक्ति दे रहा था, एक नए विजन से काम कर रहा था, हमारे यहाँ जो स्थापित जो औद्योगिक क्षेत्र था पश्चिम बंगाल का, उसको नष्ट कर दिया गया। उसकी जूट की जितनी भी थी उसका एक्सपोर्ट होता था, 90% प्रोसेसिंग यहाँ होती थी। ये बात ठीक है कि स्वतंत्रता के बाद के अंदर की जूट की प्रोसेसिंग यहाँ होती थी, लेकिन जूट की पैदावार तो बांग्लादेश में चली गई, ईस्ट पाकिस्तान चली गई। लेकिन इंजीनियरिंग का हब था भारत में, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी उसका 50% वेस्ट बंगाल में होता था। लेकिन फिर उसके बाद में क्या हुआ कि 1960 के आसपास में हमारे यहाँ वामपंथ का उदय हुआ और उस वामपंथ ने मतलब चीन वाले अपने वामपंथ और समाजवाद के जो बिल्कुल ही दकियानूसी और घटिया जो सिद्धांत हैं उनको पीले समुद्र में फेंक करके पूरी तरह से एक नई दृष्टि से झाड़ पोंछ करके, सफाई करके एक नई यात्रा पे निकल पड़े थे। हमारे यहाँ जो पहले जो हमारी शक्तियां थी वेस्ट बंगाल में, कि वहाँ पे इंडस्ट्री IIT, सबसे पहले IIT खड़गपुर वहाँ पे क्यों स्थापित किया गया? इसीलिए स्थापित किया गया कि मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार का और कल्चर का भी एक तरह से वो हब कलकत्ता था या कि बंगाल था। तो हमारी जो भी शक्तियां थी मैन्युफैक्चरिंग की, हम सिर्फ इसी पे बात कर रहे हैं, उसे वामपंथियों ने नष्ट कर दिया। और चीन के वामपंथी अपने पुराने घटिया टेस्ट किए हुए वो समझ गए थे कि इससे कुछ होगा नहीं, दुनिया किसी दूसरी तरह से, मतलब आप सिर्फ अपने ही देश में अपने ही कर दो, दुनिया को भी देखना पड़ेगा ना। तो भारत जब ये अब एक नए क्षेत्र में आया है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में उसको महत्वपूर्ण काम करना है, तो उसको प्रतिस्पर्धा किससे है उससे तो देखना पड़ेगा ना। और मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात हो, और हमारे देश में कहते हैं ना कि लोग मैन्युफैक्चरिंग बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर दुनिया की सिर्फ 3% मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ हो रही है और चाइना में जिसे वामपंथी लोग, वामपंथी है नहीं वो, लेकिन हमारे देश के वामपंथी अभी भी उसे वामपंथी मानते हैं क्योंकि उनको एक स्ट्रेंथ मिल गई है। लेकिन उनको ये याद करना चाहिए, उनको ये मानना पड़ेगा कि चीन ने जो भी कुछ पिछले 40 साल में जो है ना वो स्थापित किया है, उसको प्राप्त किया है, वो सारे वामपंथ और समाजवाद के नियमों को छोड़ के किया है। समाजवाद और उसके जो अपना नाम सोशलिस्ट पार्टी जरूर रखा है, लेकिन उन्होंने सारे नियम कायदे यानी कि वामपंथ और के प्रेत और समाजवाद के भूत को अपने कंधे से, अपने दिमाग से उतार के फेंक दिया है। इसलिए वो इतनी तरक्की कर पाए हैं कि आज
30% जो मैन्युफैक्चरिंग है दुनिया की चाइना कर रहा है। और क्योंकि हमारे यहाँ उन्हीं वामपंथियों ने उसी जो वहां पे फेंक रहे थे, हम यहाँ अपना रहे थे। यानी कि जब उसका बैंड बज रहा था सारी नीतियों का, हमारे देश में स्तुति गान हो रहा था। और विचित्र बात यह है कि हम इसलिए पीछे इन सभी क्षेत्रों में, क्योंकि हमारे यहाँ व्यापारियों को गाली देने की बहुत ही लंबी परंपरा है। और उसको वहीं से शुरुआत होती है उसकी, कलकत्ता से। यानी कि सबसे पहले जहाँ पर मार्क्सवादियों का उदय हुआ, सरकार तो खैर केरल में बन गई थी उनकी, तो केरल का भी वही हाल है कि अधिकतर जो रेमिटेंस के ऊपर वो चल रहा है। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन IAS में भी भर्ती वहीं से हो रही है। लेकिन ये खैर अलग विषय है। तो हम बात कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की। तो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में हम आप नियम बदल रहे हैं, तो आप क्यों नियम बदल रहे हैं? दूसरी बात यह कि आपके सामने मानदंड क्या है। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, उसके अंदर बहुत सारे उसका नाम आ रहा है, उड़ीसा का है, केरल का है, आंध्रा का है, तमिलनाडु का है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर जयपुर का देखा जाए या राजस्थान का देखा तो यहाँ क्या योजना है, ये तो देखनी समझनी पड़ेगी ना। या हमारे बाबू लोग बैठे रहेंगे ऐसे ही, क्योंकि उनको कोई जानकारी नहीं है। जयपुर में इतना बड़ा रिंग टर्निंग का जो एक महत्वपूर्ण है, तो उसको बढ़ाया क्यों नहीं गया? क्योंकि जो भी कुछ हुआ है वो नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, बिरला जी की फैक्ट्री, उसके कारण हुआ है। और उसके बाद में जो उद्यमी थे उनके कारण हुआ है कि उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी मेहनत करके किया है। जो रेगुलर सहायता मिलती है वो तो है, लेकिन कोई इस तरह की सहायता, जो इस तरह की एक नई दृष्टि है जो कि इस बजट में सामने आई है, उसको ही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ बजट को समझने के लिए तैयार से तो नहीं काम चलेगा ना। हम इस स्थिति में पहुंचे क्यों हैं? जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो हमारा हिस्सा कितना है? तो ये देख लिया कि चीन और भारत में 10 गुना फर्क है। ये तो भारत के वामपंथियों ने एक तरह से देखिए कि उस विचारधारा ने, मैं बार बार कहता हूं कुछ मित्र, लेकिन यही वो कारण है कि जिस कारण हम पीछे हैं, क्योंकि हमने उद्यमियों को, व्यापारियों को और उद्योगपतियों को हमेशा गाली दी है, उन्हें चोर डकैत समझा है। इसका हम भुगत रहे हैं। तो अब उस ट्रैप से हम बाहर निकल रहे हैं। तो उस ट्रैप से बाहर निकलने के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग पे पहली की पहली बात हुआ है, और ये बजट 2026 में हुआ है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो का सेक्टर है उसको कई तरह से मदद दी जाएगी, ताकि जो GDP का कंट्रीब्यूशन अभी 15-17% के आसपास है, उससे 25% कर दिया जाए। अब आप ये देखिए कि 2020 में हमारा मैन्युफैक्चरिंग का, हम कंपेयर भी थोड़ा करते चले ना, 2% था दुनिया में, लेकिन अब 3% हो गया है। लेकिन आप देखिए उसी तरह से चीन का 20% है, वो छलांग लगा के 30% पर चला गया है। और 2030 तक ऐसा मानते हैं कि अभी जो 30% जो चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का जो हिस्सा है वो 45% हो जाएगा। तो भारत कितनी प्रतिशत हो जाएगा? तो ये तो देखना पड़ेगा कि अभी हम 5-6 में पहुंच जाएं, या किस तरह से हम छलांग लगाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ छलांग लगाने की कोई कारण, हमारी ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़ा रोड़ा है। ये सारी योजनाएं बन जाएंगी, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे होगा? और किस तरह से उद्यमियों से चौथ वसूली जाएगी? देश का चौथ वसूली तंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, और जैसे जैसे बजट बढ़ रहे हैं चौथ वसूलने का उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। तो इसके ऊपर तो कोई ध्यान देना पड़ेगा। अभी तक उस तरह से ध्यान दिया नहीं गया है कि छोटे छोटे इंस्पेक्टरों के पास में 10-20 करोड़ रुपए की संपत्तियां निकल रही हैं। तो ये आ कहां से रही है? ये है इसी तरह से जनता से और व्यापारियों से चौथ वसूलने से ही तो आ रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में कई तरह की बायो शक्ति का जो है ना, बायो फार्मा, यानी कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड से लेकर के एक जिसको कहते हैं कि बायोटेक पावर हाउस, यानी कि सिर्फ गोलियां नहीं, उसमें रिसर्च भी होगी, नई बातें भी होंगी, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, इनपुट हैं, मशीनरी है, उसका भी डेवलपमेंट होगा। और पहली बार मशीन बिल्डिंग पे ध्यान दिया गया है। तो हमारा कुछ छोटा मोटा अनुभव रहा है मशीन बिल्डिंग में। तो मशीन बिल्डिंग एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि कंट्री की इंजीनियरिंग उतनी ही स्ट्रेंथ होती है जितनी कि उसकी मशीन बिल्डिंग होती है। तो मशीन बिल्डिंग में जो है अर्थ मूविंग मशीन है उसके बारे में,
और इसी तरह से कंटेनर, मतलब आप ये देखिए कि इतने सालों से हम कंटेनर नहीं बना पाए, क्योंकि हमारा फोकस कहाँ है। हमारा बजट जो है बाबू लोग बनाते हैं और मंत्री लोग बनाते हैं, और जिस तरह के मंत्री हमारे यहाँ रहे हैं वो कैसे चुने जाते थे, वो एक परिवार विशेष के जो सदस्य हैं उनसे कम निपुण होने चाहिए थे, ये मुख्य उनका ध्यान रहता था। अब आप देख लीजिए कितने कितने शक्तिशाली लोग, यानी कि प्रोफेशनल की जगह से, हम ये नहीं कह रहे कि कोई आदमी बदल नहीं सकता, लेकिन एक शक्तिशाली एक पूरा क्षेत्र था, ये कि समझना पड़ेगा उसको, कि जिसमें स्टेनो हैं, क्लर्क हैं, ड्राइवर हैं, खानसामे हैं, उन्हें बहुत जो है वो एक राज परिवार की तरह से बख्शीशें दी जाती थी कि उन्हें एमपी बनाया जाता था, मंत्री बनाया जाता था। तो देश इसलिए भी पीछे रहा है। वो वामपंथियों को, जो भारत के वामपंथियों को जो काम करना था वो तो उन्होंने कर दिया, कि बंगाल और कानपुर के जो इंडस्ट्रियल हब था उसमें उन्होंने नष्ट कर दिया। वो जाकर के फिर महाराष्ट्र में बैठे, साउथ में गए। यहाँ पे ये फिर बार बार करना पड़ता है कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित घराने के एक बहुत ही प्रतिभाशाली जो है वो उद्यमी को इसी कलकत्ता की सड़क पे इन्हीं वामपंथियों ने नंगा दौड़ाया था, और उसके बाद के अंदर सारी की सारी इंडस्ट्री वहां से धीरे धीरे शिफ्ट हो गई। और इतना डर था, इतना माहौल था। तो इस देश आज जहां खड़ा है उसमें वामपंथ और समाजवाद के प्रेत को जो कंधे पे लेके चलने वाले वामपंथी और समाजवादी हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल सामने है। तो कम से कम इसको यूं समझना पड़ेगा कि इस नीतियों को समझने वाले जितने भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिटिशियन है, उनके दिमाग में अगर अखबारों और चैनलों से जहर भरा जाएगा तो ये देश पीछे ही रहने वाला है, जैसा कि अधिकतर पिछले 70 साल में होता रहा है। आज भी इस देश में समाजवाद और वामपंथ की डुग्गी पीटी जाती है। बहुत सारी जगह वो ही बैठे हुए हैं, यानी कि अखबारों और चैनलों के तंत्र से भी वो सड़े गले समाजवाद के नियमों और अवधारणाओं की डुग्गी पीटते रहते हैं। तो उसका कहीं ना कहीं तो असर पड़ता है। वो असर सीधा सीधा दिख रहा है कि हम कहाँ खड़े हैं दुनिया में। चीन हमारे साथ 1990 के आसपास तक चीन और हमारी बराबर थी जीडीपी, लेकिन वो आज 18-19 ट्रिलियन डॉलर पे खड़ा है, हम 4 पे खड़े हैं, यानी कि 5 गुना फर्क का है। और तो 5 गुना फर्क तो होगा ही, क्योंकि जितनी हमारी पूरी जीडीपी है 4.3 के आसपास में, तो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग ही जो है ना 4.3 के आसपास है, 4.6 के आसपास है। यानी कि आप ये देखिए कि कितना बड़ा फर्क है। और भारत में है 500 बिलियन डॉलर के आसपास में हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। तो इतना लंबा रास्ता 10 गुना तय करना है। लेकिन ये कुछ बायोटेक की बात है। उसके बाद में प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल इंफ्रा, यानी कि केमिकल पार्क बनाए जा रहे हैं, और उसके बाद में क्लस्टर, इंडस्ट्रियल क्लस्टर बने जा रहे हैं। हमारे तो राजस्थान को देखो, तो जो महाराष्ट्र में गाला बनाए जाते हैं मल्टी स्टोरी, वो भी एक ही नहीं है, कहीं एक हो तो मुझे नहीं पता। यानी कि ये इंटीग्रेशन हमारे यहाँ हुआ ही नहीं है। तो इन सब पे राजस्थान के नेता लोग कैसे ध्यान देंगे, राजस्थान के बाबू कैसे काम करेंगे? क्या वो इस तरह की चीजें भारत में उसमें ढूंढेंगे, या जो वहां बन गया जो है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में नीति बन गई कि ये 3-4 जगह है, उड़ीसा और वो सब उधर ही रहेगा, राजस्थान में जयपुर में कुछ नहीं होगा। यानी कि दूसरे और भी क्षेत्र हैं जहां कई काम हो सकता है। तो बाबूलाल काम कर रहे हैं या आराम से बैठे हुए हैं जैसे वो हमेशा बैठे रहते हैं। तो खैर ये तो देखा जाएगा। तो कई क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट से लेकर के, इनोवेशन से लेकर के, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ये कब शुरू हुआ था? सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि मतलब है कि तब से आज तक उसने किया क्या है, यानी कि अब इसको पुष्ट किया जा रहा है इतने दिनों बाद में। तो चलो देर आए दुरुस्त आए, यानी कि इंफ्रा पुश के बाद के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का एक जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि अभी 17% के आसपास जीडीपी का हिस्सा है मैन्युफैक्चरिंग का, उससे मोटा मोटी 25 कर दिया जाए। तो उसके अंदर ये जितना भी 3 गुना परिवर्तन होगा, मतलब 33% का परिवर्तन होगा, तो वो वहां भी दिखेगा। आप छलांग तो मार नहीं सकते। छलांग मारने के लिए तो आपको बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। छलांग मारने के लिए आपको बाहर से भी मंगाना पड़ेगा, जैसे एयरपोर्ट और शिप बिल्डिंग ये यहाँ पे शुरू हो चुकी है।
वो पहले ही शुरू हो चुकी है, उसमें बहुत सारे नियम कायदे बन चुके हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट भी शुरू हो चुका है, प्रोडक्शन की फैक्ट्रियां लग रही हैं, तो काम आगे बढ़ रहा है। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि एक 33% का जंप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लाने का प्रयास है। वो 2 साल में आएगा, 3 साल में आएगा, ये देखने की बात है। और फिर उसके बाद में बजट ही सिर्फ एक औजार नहीं है, एक टूल नहीं है, दूसरे भी और बहुत से काम सरकारें करती रहती हैं, बदलाव करती रहती हैं अपनी नीतियों में, तो उससे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वैसे ही बढ़ना चाहिए, लेकिन जहाँ तक जॉब मार्केट की बात है उसको हम अलग से उस पर बातचीत करेंगे। जॉब मार्केट जो है वो सर्विस सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर का एक अलग अलग उसकी मैकेनिज्म है। वहाँ पे नौकरियां बहुत बढ़ती हैं और बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि ये तो हाई टेक चाहिए। भाई हाई टेक करने वाले हाई टेक करेंगे, लेकिन लो टेक करने वाले जो अनपढ़ लोग हैं, मान लीजिए किसी कारण नहीं पढ़ पाए, 10वीं पास करके घर में बैठे हुए हैं, गांव में बैठे हुए, वो क्या करेंगे? तो चाहे फूड डिलीवरी के सिस्टम हो या जो कि उनके बस की बात है, टैक्सी चलाने की बात है, उसके अंदर कई सारे सुधार हो सकते हैं। उसके अंदर जो फूड डिलीवरी में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, उनको ठीक किया जा सकता है, लेकिन उनका सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट तो उन्हीं को चाहिए और वहीं से आएगा। तो ये एक दूसरी बात है जो महत्वपूर्ण बात है कि करीब 30% का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करके वहां से आउटपुट बढ़ाया जाएगा। मशीन बिल्डिंग पे मुख्य असर है। ये इस तरह की चीजें हम पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि देखिए कि जब दूसरी तरह के लोग मंत्री हुआ करते थे तो वो एक अलग तरह का देश था, अलग तरह की दुनिया थी, वहाँ अलग तरह के नियम थे। लेकिन खैर ये एक मुख्य परिवर्तन है जिसकी हमने बातचीत की। उसके बैकड्रॉप में भी, क्योंकि महत्वपूर्ण हमें समझना पड़ेगा कि सिर्फ बजट को उन्होंने, हम यहाँ क्यों खड़े हैं, हमें कहाँ जाना है, हम आज जहाँ खड़े हैं वहाँ हम क्यों खड़े हैं, हमसे क्या क्या गलतियां हुई हैं, दूसरे लोग कैसे हमसे आगे निकल गए हैं, उसको भी समझ करके फिर बजट को समझना होगा। तो वो उस तरह से हमें ठीक से समझ में आएगा। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।